तो आज का टॉपिक हमारा है कैंसर। घर घर की समस्या आजकल ये कैंसर हो चुकी है। तो भारत में देखिए कैंसर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। आप सोचेंगे देखेंगे तो देखिए कैंसर आजकल एक आम समस्या होती जा रही है। पहले कैंसर के मरीज बहुत कम दिखाई देते थे, बहुत कम सुनने को मिलते थे, लेकिन आजकल आप देखेंगे तो हॉस्पिटलों में कैंसर के बहुत सारे पेशेंट भरे पड़े हैं हॉस्पिटल। और आप देखेंगे तो आपके आसपास कोई ना कोई मिल जाएगा, दिख जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगी यहाँ फला फला आदमी मेरी जानकारी में था जिसको कैंसर हुआ है या कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो देखिए जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो इसके बचाव के बारे में, इसके उपाय के बारे में क्या क्या सलाह देते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो WHO के अनुसार 30 से 40%, देखिए WHO की एक गाइडलाइन है, एक ये सर्वे है कि 30 से 40% जो कैंसर का कारण है वो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए जो जोखिम है, जो कारण है, उनकी वजह से 30 से 40% चांसेस होते हैं कि हम अ, इसकी चपेट में आ जाएंगे, कैंसर की चपेट में आ जाएंगे। देखिए कैंसर शब्द, ये कैंसर शब्द पहले तो कभी सुनने को भी नहीं मिलता था। अगर हम आज से 25 30 साल पहले की बात करें, जब से मुझे थोड़ा सा ध्यान है, तो ये कैंसर शब्द सुनने को भी नहीं मिलता था। लेकिन आज ये शब्द एक आम हो गया है। तो इसके पीछे की कुछ ना कुछ वजह है, ये जिस स्पीड से फैल रहा है उसकी वजह से ये आम चीज हो गई है। देखिए इस बीमारी के साथ, अब ये कहने को तो एक आम शब्द लगता है, लेकिन इस बीमारी के साथ जीना बहुत ही डरावना है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। ये वही बंदा समझ सकता है जो इससे जूझा है कभी जिंदगी में या जूझ रहा है, कि बड़ा ही इसका नाम सुनते ही जो अंदर डर जो पैदा होता है वो बड़ा ही डरावना है और बड़ा ही चुनौतीपूर्ण जीवन होता है। अगर कोई भगवान ना करे किसी को ये समस्या आए, तो देखिए समय रहते हम कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं। और देखिए इंडिया में मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे हर साल इसके मामले बहुत स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। देखिए एक शोध है, एक हॉस्पिटल, फेमस हॉस्पिटल है, उसका एक शोध है, मैं रात को पढ़ रहा था, तो देखिए उस शोध में पता चला है कि जो हमारे इंडियंस हैं उनकी हेल्थ में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। ये आप देखते भी होंगे अपने सामने। अब हम अक्सर कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग इतने स्वस्थ होते थे, इतने अच्छे होते, लेकिन अब वो जो हेल्थ लेवल है, हेल्थ स्टेटस है, वो धीरे 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 गिरता जा रहा है और बहुत डाउन आ चुका है। तो देखिए अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट है ये, 2020 में भारत में 14 लाख लोग कैंसर से पीड़ित थे, और 2025 में अब जो है कि 15.7 लाख के आसपास हो चुके हैं। तो बहुत ही तेजी से ये बढ़ रहा है और बहुत ही एक जटिल समस्या बनती जा रही है स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए। और इसका इलाज भी इतना आसान नहीं है, इतना सस्ता भी नहीं है, और ये इतना आम इलाज भी नहीं है कि कोई हर कोई करा सकता है, या फिर इसकी स्टेज अगर ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो इसका इलाज लगभग असंभव सा हो जाता है। तो ये एक सर्वे था जो मैंने बताया कि 2020 में 14 लाख के आसपास पेशेंट थे, जो अब बढ़ते बढ़ते 15.5 लाख के आसपास हो चुके हैं। तो देखिए अब दूसरा, कैंसर के मामलों से जो मौत है वो भी पिछले 2 दशक से बहुत ज्यादा बढ़ी है। पिछले अगर दशक में देखें तो कैंसर से होने वाली डेथ में काफी जो है कि एक बड़ा ग्राफ है, जो ग्राफ बढ़ा है। तो अब हम कॉमन सी बात करेंगे कि कैंसर किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से आम जो कैंसर होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अब ये बीमारी भी क्या होती है कि ये हमारी जो बॉडी है वो खुद ही इसको डेवलप करती है। जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ इस टाइप के सेल, जो कोशिकाएं होती हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं या अनियंत्रित हो जाती हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। देखिए डेड सेल्स या खराब सेल्स हर बॉडी में होते हैं, बॉडी उनको रिमूव करती रहती है, नई सेल्स क्रिएट होती रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो डेड सेल्स बॉडी से रिमूव नहीं होते और वो एक उनकी चेन बन जाती है। वो एक दूसरे में ब्रेक होके या दूसरे से कंबाइंड करके एक बहुत बॉन्ड बना के एक ग्रुप बना लेते हैं, और वो बहुत तेजी से, मतलब अनकंट्रोल्ड रूप से बढ़ने लगती है। और वो बॉडी के किसी भी पार्ट में, दूसरे हिस्सों में फैल जाती है। कहीं से भी इसकी स्टार्ट जो है कि हो सकती है। तो ये जो हमारी कोशिकाओं का जो एक प्रक्रिया है, जो बाधित हो जाती है, जो या डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी वजह से ही कैंसर होता है। तो आमतौर पर देखिए कैंसर जो होते हैं, एक तो फीमेल्स में 2 दिन पहले अमित भाई ने बताया था कि ब्रेस्ट कैंसर, एक जो कि बच्चेदानी का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर बोलते हैं जिसको, ये बहुत आम है महिलाओं में। और देखिए पुरुषों में फेफड़े का, मुंह का, प्रोस्टेट का कैंसर जो है कि ये जेंट्स में एक आम
कैंसर है। तो देखिए ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के 2022 के जो अनुमान थे उसके अनुसार भारत में जो ब्रेस्ट कैंसर है, मुंह का कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर है, वो लगभग 32% है। टोटल जो कैंसर के मामले हैं उसमें से 32% जो मामले हैं वो हमारे, जो मैंने मेन मेन बताए हैं कि ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, या जो है कि गर्भाशय का कैंसर जो हो जाता है, वो 32% है। और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं कह सकता, एक मामूली सी रूप से ज़्यादा है, क्योंकि देखिए जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग पुरुषों में 7 लाख, सॉरी, महिलाओं में 7,22,138 जो डाटा था उस टाइम का था, और पुरुष जो थे 6,91,000, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। ये कुल एक 32-33 हज़ार का जो फर्क है। तो ये नहीं कह सकते कि महिलाओं में ज़्यादा होता है या पुरुषों में ज़्यादा होता है, ये दोनों में ही होता है, लेकिन थोड़ी सी संख्या महिलाओं में इस पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो महिलाओं में स्तन कैंसर जो ब्रेस्ट का कैंसर है वो सबसे ज़्यादा होता है। मेनली जो है कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिसके 1,92,000 मामले जो है कि वो 26.6% है। टोटल जो फीमेल्स में जो है कैंसर की दर है जो, उसमें 26.6% ब्रेस्ट कैंसर है। इसके बाद सर्वाइकल कैंसर आता है, उसके बाद जो है कि बाकी के और आते हैं कैंसर। तो 2022 का जो सर्वे मैं आपको बता रहा हूँ उसमें महिलाओं में तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर था, जो है कि ये अपना गर्भाशय का कैंसर हो गया। सबसे ऊपर जो था वो हमारा ब्रेस्ट कैंसर था, सर्वाइकल का, फिर गर्भाशय का। और मेल्स में देखिए ओरल कैंसर सबसे ज्यादा है, 15.6% पाया गया था। इसके बाद फेफड़े का कैंसर, ये 8.5% था। तो इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया, एक सर्वे किया गया, उसमें पाया गया कि इस तरह से। और 2022 में देखिए जो ब्रेस्ट कैंसर था वो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर जो है कि डेथ का बहुत बड़ा कारण बना था। 13.7% डेथ जो है कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हुई थी। ओरल कैंसर की वजह से 5.6% और सर्वाइकल कैंसर की वजह से 11.2। तो अब इन डाटा को बताने का, देखने का मकसद यही है कि ये चीज़ें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। कैंसर पहले देखिए ये सोचा करते थे कि कैंसर नहीं होता, किसी किसी को ही होता है, कोई बाई चांस की बात है कि 1,00,000-2,00,000 में किसी एक को हो गया। लेकिन अब ये डाटा क्या कहते हैं कि संख्या लाखों में जा चुकी है, हर साल बढ़ रही है, हर साल बहुत लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, बहुत लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो अब देखिए इसके कारणों की बात करेंगे, इसके कारण क्या है, क्या वजूहत रही है कि ये चीज़ें बढ़ती जा रही। तो देखिए डॉक्टर्स और एक्सपर्ट ने जो बताया कि देश देश जो हमारा इंडिया है, इसमें कैंसर के मामले, एक जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है वो एक आम कारण है। और हम इसी की तरफ ध्यान नहीं देते। कोई अगर हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं तो हर आदमी इग्नोर करके ही कहता है यार कुछ नहीं, ऐसे ही करता है, हमारे बाप दादा तो, उनको तो कभी नहीं हुआ। भाई उनकी लाइफस्टाइल अच्छी थी, आप अपनी लाइफस्टाइल को देखो। आप हम अब जो है कि करते क्या है, हम कुछ भी नहीं करते, सारा दिन रेस्ट करते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर कितना खराब है, हमारा खाना कितना खराब है, हम फिजिकल एक्टिव है ही नहीं, जीरो के बराबर लगा लो आप। तो डॉक्टर्स भी से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है, ये बिल्कुल एक सर्वे बताते हैं कि WHO की रिपोर्ट्स है कि जो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है वो एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। अब देखिए ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो अमित भाई ने पूरा डाटा उस दिन आपके साथ शेयर भी किया था। तो ब्रेस्ट कैंसर की वजूहत जो हैं कि मेन कारण जो सामने आए सर्वे में वो ये पाए गए हैं कि एक तो ज़्यादा एज में जो शादी करते हैं, और दूसरा जो ज़्यादा देर बाद या ज़्यादा एज में जो बच्चे पैदा करते हैं, या फिर बहुत सारे आजकल एक ट्रेंड हो गया है, महिलाएं बच्चों को जो है कि ब्रेस्ट फीड नहीं कराती। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देती हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये एक बिल्कुल परमानेंट कारण है, लेकिन इससे जो सर्वे है वो ये कहता है कि इससे बढ़ावा देता है स्तन कैंसर को, ब्रेस्ट कैंसर। इससे चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए कुछ एक मामले ऐसे भी हैं जिनमें अनुवांशिक भी होते हैं। अनुवांशिक किसी को बाप दादा को है तो बच्चों को ट्रांसफर हो गया है, तो वो चीज़ एक अलग है, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ एक ठीक करके, बदलाव करके हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, बच सकते हैं। दूसरा जो मुंह का कैंसर आता है उसका मेन कारण क्या है कि उसका ज़्यादातर मोस्टली गुटखा और पान मसाला जो लोग खाते हैं,
मतलब जो धुआं रहित जो तंबाकू यूज करते हैं, वो बहुत बड़ा कारण है। 90% मामले इन्हीं की वजह से होते हैं, मुंह के कैंसर के। और बहुत सारे लोग इंडिया में तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग पूरा पूरा दिन जो खैनी खाते रहते हैं, मुंह में कुछ ना कुछ भरे रखते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें इस जो मुंह का कैंसर है उसका कारण बनती है। देखिए डाटा कहता है कि जो मुंह के कैंसर के 90% मामले, तो 90% अगर हम ये गुटखा बीड़ी, ये गुटखा वगैरह जो तंबाकू यूज करते हैं बिना धुआं वाला, अगर इसको छोड़ दें तो 90% मामले कम हो सकते हैं मुंह के कैंसर के। अब फेफड़े का कैंसर, देखिए फेफड़ों में कैंसर का मेन कारण क्या है? सबसे मेन कारण तो है पोल्यूशन। देखिए हमारे फेफड़े, हम जब भी सांस लेते हैं, हमारी जो हवा है, आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर में जैसे भी पार्टिकल्स हैं वो हमारी सांस के साथ अंदर जाते हैं। तो इसका मेन कारण, फेफड़ों के कैंसर का मेन कारण हमारी जो पर्यावरण प्रदूषण है वो है। तो प्रदूषण को देखिए, संपर्क में जब हम आते हैं तो एक आइडिया है, एक एनसीआर में रहने वाले जो लोग हैं वो लगभग, अब एक लगभग डाटा दिया गया है कि इतना पोल्यूशन हम डेली लेते हैं कि 15 से 20 सिगरेट पीते हैं हम। जो ये कहते हैं कि मैं तो बहुत ना सिगरेट पीता, ना हुक्का पीता, ना बीड़ी पीता, फिर भी हमारा जो AQI है हमेशा 400 से ऊपर रहता है, 400 के आसपास रहता है। बहुत बार तो साल में 6 महीने तो 400 से भी ऊपर रहता है। तो हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, उसमें भी हमें वो इफेक्ट मिल रहे हैं कि हम एक दिन में 15 से 20 सिगरेट पान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो अब देखिए, अब इस चीज को तो हम नहीं बदल सकते कि हम अकेले ही सोचें कि हम इसको चेंज कर दें, क्योंकि ये जो पोल्यूशन है इसके लिए तो हर कोई जिम्मेवार है। पॉपुलेशन भी जिम्मेवार है, जो आधुनिकीकरण है वो भी जिम्मेवार है, जितने व्हीकल्स चल रहे हैं वो भी जिम्मेवार हैं। तो पोल्यूशन को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इसे बचाव कर सकते हैं अपना। और देखिए जब से शहरीकरण हुआ है, लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ भागने लगे हैं, शहरों में आकर रहने लगे हैं, उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि भारत की जो, इंडिया की जो खाने पीने की शैली है, जो खान पान है वो बदला है। अब गाँव में भी लोग देखिए शहरों में आने आते हैं, फिर गाँव में जाते हैं तो वो उसी चीज को अडेप्ट करते हैं, गाँव में भी उसी चीज को लागू करना चाहते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारी खान पान की दिनचर्या है, खान पान की जो शैली है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब ज्यादातर हम जो है कि साउथ के जो कंट्रीज हैं उनकी हम होड़ करने लगे हैं, उनकी बराबरी करना चाहते हैं। उन उनमें होने यूज होने वाला पहनावा, उसमें यूज होने वाला कल्चर, उसमें यूज होने वाला खाना हम इस्तेमाल करने लगे। तो बहुत सारा जो पेस्टिसाइड हमारा यूज हो रहा है, जो पैकिंग वाला खाना आता है जिसमें पेस्चराइज जो खाना होता है, या फिर जो लिक्विड शुगर है, उसका हमारे जो युवा हैं बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं लिक्विड शुगर, या फिर हाई कोल जो हमारा फैट होता है उसका खाना हम यूज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से डायबिटीज और हार्ट से संबंधित बहुत सारी समस्याएं बढ़ती है, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और सबसे मेन जो कारण बनता जा रहा है मोटापा। मोटापा की दर जो है कि जो इंक्रीज है मोटापा का, बहुत स्पीड से हो रहा है। बहुत मोटापा जो है हमारे देश में बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है। और देखिए अब जो बच्चे हैं, अब हमने फीमेल के कैंसर की बात कर ली, मेल के कैंसर की बात कर ली, बच्चों में भी आजकल कैंसर की सबकी जो है कि समस्याएं आ रही हैं, कैंसर के मामले आ रहे हैं। मैं अपोलो हॉस्पिटल का जो आपसे बात कर रहा हूँ, अपोलो हॉस्पिटल का जो एक सर्वे है, उसकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि देखिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जो देश हैं उसकी तुलना में हमारे इंडिया में बच्चों में कैंसर के मामले ज्यादा हैं। और अगर बात करें ओवरऑल तो 60 साल से कम एज के जो व्यक्ति हैं उनमें कैंसर के मामले हमारे इंडिया में बाकी देशों से ज्यादा है। जहां हमारे 60 साल में जो जितने मामले हो रहे हैं उतने अमेरिका में 70 साल के बाद होते हैं, ब्रिटेन में 75 के बाद होते हैं, चाइना में भी 70 के बाद होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में 60 साल से पहले ही हो जाते हैं। तो ये बहुत ही एक नेगेटिव साइन है। और इसका मेन कारण हमारी जीवन शैली हो गई और हमारा जो एटमोसफियर है वो हो गया। तो भारत में देखिए बच्चों की बात करूं तो हर वर्ष कैंसर के लगभग 10 लाख नए मामले सामने आते हैं, जिनमें से लगभग 4% बच्चे होते हैं। तो बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है कि ये जो बीमारी है ये अब बच्चों में भी पैर पसार रही है, बच्चों में भी घर कर रही है। और बच्चों में इस बीमारी का आना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है किसी भी परिवार के लिए, देश के लिए। तो 4% का जो आंकड़ा है कम नहीं है।
10 लाख लोग नए मामले हर साल इंडिया में आते हैं, तो उसमें से 4% बच्चे हैं। तो अब देखिए, ये तो बात हुई सर्वे की कि कैसे कैसे बढ़ रहा है। अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, मैं इस चीज़ का कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो सीखा है, समझा है, जो पढ़ा है, कहीं से भी मैंने जो ज्ञान लिया है, मैं उसके बारे में छोटा छोटा सा बताऊंगा। तो देखिए, मैं अभी बता ही रहा था कि किसी को अगर आनुवांशिक है तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी जीवन शैली को ठीक करके, अपने एटमॉस्फेयर को ठीक करके, कहीं जो है कि ऐसी जगह रहे जहाँ पॉल्यूशन कम है, तो उसमें हम कैंसर के जो जोखिम है उनको हम कम कर सकते हैं। देखिए, एक्सपर्ट जो कहते हैं कि वो जोर देते हैं कि इस चीज के ऊपर कि लोगों को अपनी हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, मैं इसको सही मानता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चेकअप कराने के बाद पता लग जाएगा तो वहम हो जाएगा। भाई, वहम नहीं होता। अगर समय रहते आपको कोई चीज डिटेक्ट हो जाती है, कोई चीज पता लग जाती है, तो आप उसका समय रहते इलाज करा सकते हैं। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अगर इसका फर्स्ट सेकंड स्टेज में पता चल जाता है, या थर्ड स्टेज तक भी बहुत सारे चांसेस हैं जिनकी हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे भी ऊपर अगर चला जाता है तो फिर ये बेकाबू हो जाती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। तो हमने प्राथमिकता के आधार पर अपना टाइम टू टाइम टेस्ट कराते रहना चाहिए। कहीं भी हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई समस्या हो सकती है, तो उसका हमें प्रॉपर टेस्ट कराना चाहिए। तो अब WHO की रिपोर्ट के अनुसार जो है कि 30 से 40%, 30 से 40% कैंसर का कारण हमारी लाइफस्टाइल है। अब इसके ऊपर जैसे बात करेंगे, जैसे कोई तंबाकू यूज करता है तो उसका बहुत बड़ा चांस है कि उसके मुंह का कैंसर हो जाए। कोई शराब का सेवन करता है तो बहुत बड़ा चांस है कि उसको कैंसर होने की समस्या आ सकती है। फलों और सब्जियों को यूज नहीं करते, मतलब खाना हम जो है कि ऐसा खाते हैं, कोई तला भुना खाते हैं, कोई फास्ट फूड खाते हैं। हम सब्जियां और फल जो है कि उनको यूज नहीं करते, अपने खाने में नहीं डालते, तो भी चांसेस होते हैं कि कैंसर हो सकता है। ज्यादा वजन और मोटापा, फिजिकल एक्टिव नहीं होना भी जो है कि कैंसर को बुलावा दे सकता है। तो 30 से 40% WHO ने बताया कि हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। तो 30 से 40% एक बहुत बड़ा डाटा है। अगर हम अपनी जीवन शैली को ठीक कर लेते हैं तो 30 से 40% चांसेस कम कर देते हैं हम 100 में से। तो एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लें। तो देखिए, WHO और एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च जो है कि उसके के अकॉर्डिंग जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें पोषण जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन अगर उसमें प्रॉपर है तो बहुत कम चांसेस है कि आपको ये बीमारी पनपती। हमने अपने आहार के पैटर्न को, हमारी फिजिकल एक्टिविटी को, अपने जो वेट मैनेजमेंट है उसको अपनी फिटनेस में, अपनी हेल्थ में, अपनी दिनचर्या में शामिल करने की जरूरत है। तो ये तीनों चीजें हमारे कैंसर के जोखिम को कम करने में काफी हद तक हेल्प कर सकते हैं। देखिए, मोटापा की वजह से डायबिटीज टाइप 2 और जो है कि हमारा हार्ट डिजीज तो होती ही होती है, और कहीं ना कहीं जो गंदा फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो कहीं ना कहीं हमारी कैंसर का कारण भी बन सकता है। बहुत सारी पुरानी बीमारियां हैं उसकी वजह से जन्म लेती है। तो तंबाकू के संपर्क में नहीं आना है, तंबाकू को यूज नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है, अपने खाने को ठीक रखना है, फल सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करना है, मोटा अनाज खाना है, केमिकल्स का यूज जिन खानों में होता है उसको अवॉइड करना है। तो हम इन 30 से 40% जो जोखिम होते हैं कैंसर के, उससे बच सकते हैं। और अपना रेगुलर हम एक्सरसाइज करें, अपनी रेगुलर एक जीवन शैली उसको फिट करें, एक्टिव करें। तो देखिए, कैंसर की एक न्यूट्रिशन जर्नल में एक जो शोध एक प्रकाशित हुआ था, उसके अनुसार कैंसर की रोकथाम में जो है कि हमें क्या चाहिए खाने के अंदर। हमें सेलिनियम, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन D, क्लोरोफिल, एंटीऑक्सीडेंट, हमारे ए कैरोटीन हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया, लाइकोपिन, ल्यूटिन हो गया। ये इस तरह के जो कंपोनेंट हैं ये हमारे खाने में होने चाहिए। तो ये हमारी जो कैंसर की सेल्स हैं उनको नहीं बनने देता। अब ये सारी चीजें हम कहाँ से लेके आए? तो घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि हमें अपने खाने में न्यूट्रिशन को ऐड करना ही होगा।
हम जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। आप उनके ऊपर पढ़ के देखना, उसके अंदर आपको विटामिन B12 भी मिलेगा, आपको किसी ना किसी प्रोडक्ट में आपको सेलेनियम भी मिलेगा, फोलिक एसिड भी मिलेगा, विटामिन डी भी मिलेगा, क्लोरोफिल भी मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेंगे, उसमें आपको बीटा कैरोटीन भी मिलेगा, ए कैरोटीन भी मिलेगा, सब कुछ है उसके अंदर। इसलिए उसको बैलेंस डाइट कहा गया है। तो इन चीजों को अगर हम अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो हम कैंसर के कारण को, कैंसर की जो परसेंटेज है उसको कम कर सकते हैं, हम उससे अपना बचाव कर सकते हैं। और वजन का मेंटेन करना, वजन को मेंटेन रखना, अपने आइडियल वेट पे रहना बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि आप फिट रहेंगे, आपके कोई बीमारियां नहीं आए। 70 से 80% जो है कि सामान्य वजन पे हमने अगर हैं तो वो 70 से 80% बीमारियों से हम दूर हैं। तो हमने अपने खाने में प्रॉपर विटामिन्स, प्रॉपर मिनरल्स लेने हैं, सारे के सारे न्यूट्रिशन लेने हैं। देखिए कैलोरी, और कैलोरी का भी बहुत बड़ा रोल है, कैलोरी मैनेजमेंट। कैलोरी का हमें बिल्कुल अभ्यास करना चाहिए कि कितनी कैलोरी मेरी रिक्वायर्ड कैलोरी है, कितनी कैलोरी मुझे मैं ले रहा हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्सेस कैलोरी जो हम ले रहे हैं वो बहुत सारी बीमारियों का जन्म देती है जब हमारे स्टोर होती है। बहुत सारे रिसर्च चूहों पे, मछलियों पे हुआ है इसके ऊपर, और इसके नतीजे यही आए कि जो एक्स्ट्रा कैलोरी जो लेते हैं वो कहीं ना कहीं बीमारियों का कारण बनती है शरीर में, जो अनवांटेड फैट होता है। अब देखिए हमें खाने में प्रोटीन पूरा लेना है, हमने फ्रूट्स जरूर खाने हैं, हमने अपने जो कच्ची सब्जियां हैं वो जरूर लेनी है। इसमें हम जो है कि जो नॉन वेज है वो फिश वगैरह ले लेते हैं, या फिर जो वेजिटेरियन है वो जामुन, जामुन बहुत अच्छा फ्रूट है। ब्रोकली है, बहुत अच्छा सलाद है। उसके बाद बहुत सारे स्प्राउट्स हैं, जैसे कि हमें जो हमारे स्टेम सेल सेल जो होते हैं बॉडी में, उन्हीं की वजह से कैंसर बनते हैं। तो ये जो स्टेम सेल हैं उनको बढ़ने से रोकते हैं ये जो मैंने बताई है सब्जियां या फल। 7 घंटे से ज्यादा की प्रॉपर नींद लेना भी बहुत जरूरी है। जो लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते उसमें भी बीमारियां लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज जो लोग रेगुलर करते हैं वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लेते हैं, और जो पसीना निकलता है उसके साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो हमने अपनी हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, हमें अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट लेना है, पूरे के पूरे विटामिन लेने हैं सारे, हमें कंप्लीट प्रोटीन लेना है। अब मैंने बहुत आपको बता भी दिया कि क्या क्या हमें चाहिए कैंसर से जो रोकथाम करते हैं। हमें B12 भी लेना है, हमें जो भी सारी की सारी चीजें हैं वो कंप्लीट करनी है। और देखिए जो फिश ऑयल होता है, ओमेगा 3 बोलते हैं जिसको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो ये जो हमारी जो आते हैं, आंतों में जो गुड बैक्टीरिया है उसको हमने एक्टिव करना है, उनको हमने अच्छा रखना है, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। देखिए गुड बैक्टीरियाज के लिए हम हमेशा बताते हैं कि उनके लिए उनको फाइबर चाहिए। फाइबर हमें हमारी सलाद से मिलता है, मोटे अनाज से मिलता है, या हम अपने जो सप्लीमेंट्स हैं फाइबर के, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट, उनको यूज कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो हमारी आंतों में एक्टिव हो जाते हैं, और वो हमारे खाने को सही ढंग से डाइजेस्ट करते हैं, फैट स्टोर नहीं होने देते। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को बदलाव करेंगे, देखेंगे, तो एक बहुत बड़ा बदलाव हम महसूस कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं हमारी बुरी आदतों से जुड़ी हुई हैं। तो हम, और देखिए हम इनका रिजल्ट एकदम से नहीं आता है, इसलिए हम सोचते हैं कि एक बार में क्या होगा, 2 बार में क्या होगा, और हम धीरे धीरे इसको करते जाते हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देते। और धीरे धीरे फिर ये समस्या बड़ी बन जाती है, भयंकर हो जाती है समस्या। जब काबू से बाहर हो जाती है तो फिर हम भटकते फिरते हैं डॉक्टरों के पास। तो समय रहते अभी हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली को बदलाव कर सकते हैं, अपने खाने को चेंज कर सकते हैं, अपने खाने को ठीक कर सकते हैं, अपनी बॉडी के लिए प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। अगर आधा घंटा 1 घंटा हम एक्सरसाइज के लिए देते हैं तो इसमें हमारा कुछ नहीं जा रहा, कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे। लेकिन जब समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर फ्री में कोई इलाज नहीं करता, और बहुत महंगा इलाज है बीमारियों का, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपनी बॉडी के लिए समय जरूर देना है, बाकी सब कुछ उसके बाद है। मैं तो सबसे पहले बॉडी को रखता हूँ, उसके बाद घर परिवार सब कुछ उसके बाद है। नौकरी है या कोई बिजनेस है, सब कुछ। अगर आपका शरीर ठीक है तो आप सब कुछ कर पाओगे, अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो बिजनेस भी फिर आप नहीं कर पाओगे ठीक ढंग से, नौकरी भी आप ठीक ढंग से नहीं कर पाओगे। तो थैंक यू, आज का ये मेरा टॉपिक था। अगर कोई कुछ सुझाव देना चाहता है, कोई बताना चाहता है, ऐड ऑन करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं।
तो देखिए, डरने की बात नहीं है, मैं कोई डराने के लिए ये चीजें नहीं बता रहा, लेकिन ये एक चीजें आप सामने देख रहे हैं। अब बहुत सारे लोग टेस्ट कराने से डर जाते हैं, टेस्ट नहीं कराएंगे। भाई, टेस्ट नहीं कराना कोई इलाज नहीं है बीमारी का, कि आपको टेस्ट नहीं करा रहे कोई बीमारी तो इसका मतलब वो बीमारी ठीक हो जाएगी, या टेस्ट कराने से आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है। टेस्ट कराने से आपको उस चीज की स्टेज का पता लग जाता है, आप उसी तरह से आगे उसका प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन एक बस दिमाग में ये है कि टेस्ट नहीं कराना, टेस्ट कराने से तो बीमारियां पता लग जाएगी, उसके बाद जो है कि ज्यादा समस्या हो जाएगी। ज्यादा समस्याएं नहीं होती, समस्याओं को अगर समय पर सुधार लिया तो वो समस्याएं काबू आ सकती हैं। लेकिन अगर उस समस्या को दबाए रहे मन में, बस ये है कि ना मैं तो टेस्ट नहीं कराऊं, टेस्ट नहीं कराऊं, फिर बाद में जब जाके ज्यादा समस्या जटिल हो जाती है तो फिर वो बहुत बड़ी भयंकर समस्या बन जाती है। तो हम अपने आज के वर्कआउट कोच गोविंद जी के पास चलेंगे, बहुत बढ़िया उनका वर्कआउट था। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गोविंद है और मैं हरियाणा पुलिस में जॉब करता हूँ। मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा सर करीबन 1 साल होगी। 27 अप्रैल 2024 को जुड़ा था। जब मैं जुड़ा था तो जी 85-84 किलो के आसपास वेट था मेरे में। और फिलहाल मेरे में 71 है जी, 70-71 के आसपास रहता है। तो मेरे कोच अपने जयपाल सर हैं, थैंक यू सर। और जैसे सर बताया आपने कैंसर के बारे में, तो कैंसर बहुत बीमारी बहुत खतरनाक है सर। मेरी साली की घरवाली के जी, साले की घरवाली के लिए पिछले साल ऑपरेशन कराया था उसने। बहुत पैसा खर्च होता है, करीबन 20 लाख रुपए तो ऑपरेशन में लग गए सर वो में। और डॉक्टर ने फर्स्ट सेकंड स्टेज में पता ही नहीं चलता। डॉक्टर ने बस सर्वाइकल है सर्वाइकल है, उस चक्कर में उसको पता ही नहीं चला। एकदम से उनको पता चला कि भाई कैंसर है, पिछले साल ऑपरेशन कराया था। अब भी ठीक नहीं है, वो सारी बॉडी उसकी सूजी पड़ी है, सारा सिर कटा पड़ा है। वो बहुत परेशानी हो रही है, वो मतलब दिमाग सा चल रहा है उसका। बहुत परेशानी होती है सर, बहुत खतरनाक बीमारी है जी। बिल्कुल गोविंद, देखिए मैं बता ही रहा था, सर्वाइकल कैंसर के मामले की परसेंटेज देखें तो बहुत ज्यादा है। तो किसी भी हमने बीमारी को कभी भी हल्के में नहीं लेना, कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं इसका टेस्ट नहीं कराऊंगा। टेस्ट नहीं कराने से कोई बीमारी ठीक नहीं होगी, या टेस्ट कराने से कोई बीमारी आपको लग नहीं जाएगी। अगर नहीं है तो नहीं है तो है। अगर उसको समय रहते हम ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो रेगुलर हमने ट्रीटमेंट, हमें बॉडी की चेकअप कराते रहना चाहिए। जी गोविंद। टाइम हो तो टेस्ट कराते रहना चाहिए सर, पता लग जाए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू गोविंद, बहुत बढ़िया। सर डेली अपने शरीर के लिए आधा घंटा 1 घंटा जरूर निकालें। थैंक यू सर, थैंक यू जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैसेज दिया गोविंद ने कि अपने शरीर के लिए हमें समय जरूर निकालना चाहिए। देखिए, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो दूसरों को देख के खुद संभल जाते हैं, लेकिन कुछ एक पर्सन ऐसे होते हैं जो खुद को ठोकर ना लगे तब तक नहीं संभलते, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो ठोकर खाते रहते हैं, बार बार संभलते ही नहीं। तो आप किस कैटेगरी में अपने आप को रखना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो यही कहूंगा कि हमें दूसरों को जो ठोकर लग रही है उसी से संभल के अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। नहीं तो जो ये ठोकर लगती हैं ये बहुत महंगी पड़ती हैं, बहुत भारी समस्याएं पैदा करती हैं। घर के घर बर्बाद हो जाते हैं इनसे। तो हमने अपना बचाव कर लेना चाहिए। अपनी जो समस्याएं हैं, कभी भी किसी चीज को इग्नोर नहीं करना है। हमने हर चीज को ये सोच के चलना है कि भाई ये समस्या हो सकती है, इसके बचाव के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तभी हम उसको बच सकते हैं उससे। लेकिन अगर हम ये लालच करेंगे कि नहीं मेरे तो कुछ नहीं है, मैं अभी एक दिन मीठा खा लूंगा, एक दिन कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा, एक दिन कुछ कर लूंगा, तो क्या होगा। ये एक दिन कर करके ही तो हम इतने बड़े हो गए मीठा खाते खाते। ये एक जिनको कैंसर डिटेक्ट हो चुका है वो एक दिन में थोड़ी हुआ है। वो धीरे धीरे वो सेल्स उनकी बॉडी में इकट्ठे हुए हैं, उसकी वजह से हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया बात गोविंद ने बताई कि फर्स्ट सेकंड स्टेज में इसका पता भी नहीं चलता। छोटे मोटे सिम्टम आते हैं, हम इग्नोर कर जाते हैं कि सर्वाइकल पेन, अभी उन्होंने बताया कि वो सर्वाइकल समझती रही, उसको टेस्ट नहीं कराया, अब पता चला कि वो तो कैंसर था। तो ये बहुत ही भारी समस्या है। अगर आपकी बॉडी कोई सिम्टम दे रही है तो आपने उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। बॉडी हमेशा कोई ना कोई साइन आपको देती है। तो और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। अगर कोई रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं तो हम रिजल्ट भी लेंगे। किसी का कोई इम्प्रूवमेंट बॉडी में हुई है, कोई किसी ने जैसा भी बदलाव महसूस किया है अपनी बॉडी में, वो आप शेयर कर सकते हैं सभी के साथ। और सतवीर का रिजल्ट लेंगे। सतवीर आप एक बार लाइव आओ। सतवीर बहुत बढ़िया ढंग से
वो अपनी जो डाइट प्लान है उसको फॉलो कर रहा है रेगुलर। सलाद के फोटो, ये फ्रेश के फोटो लगातार ग्रुप में डालता है, अकेला पर्सन है जो हमेशा डालता रहता है। पहले वंदना जी के पास चलेंगे, फिर सतबीर जी अगर सुन पा रहे हैं तो आप एक बार लगाओ। जी नमस्कार वंदना जी। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। जी सर, सर मैं बताना चाहूंगी, आपने मुझे जो बोला था कि आपको 10 दिन के बाद अपना वेट जो है चेक करके बताना है। तो सर मैं बताऊं आपको कि मेरा पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरा जो है रुक गया है। 71.55 था, वहीं पर ही है अभी भी। ना ये ऊपर गया ना नीचे गया है। तो सर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो मेरा जा ही रहा था। और यही मैं आपको बताना चाह रही थी सर। आवाज नहीं आ रही सर। जी कोई बात नहीं है। देखिए मुझे भी लग रहा था क्योंकि आपका फैट लॉस काफी टाइम से चल रहा है लगातार, और मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं स्ट्रक की पोजीशन आने वाली है। लेकिन पिछला जो आपने भेजा था मेरे को लग रहा था कि अभी वजन चल रहा है धीरे धीरे। और हाँ अगर जी। ये 69 के आसपास आ जाता तो ये अच्छा साइन था, लेकिन अब रुक गया तो ये लग रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं प्लेटू की आप चपेट में आ रहे हैं, या ये एक जो ब्रेक लग जाता है कई बार। तो मैं आपको ना यही सजेस्ट करूंगा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि लग रहा है कि कहीं रुक गया है, तो आपने फिर बीच में 5-7 दिन का गैप देना है। आपने अपना न्यूट्रिशन बंद कर देना है, घर का नॉर्मल खाना लेना है, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल चीटिंग पे चले जाएं और ओवर डाइट करें। आपने बिल्कुल अपने कम कैलोरी लेनी है, कैलोरी को ज़्यादा एकदम से एक्सेस नहीं करना है, कार्ब्स की आपने क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, और न्यूट्रिशन को फिलहाल स्टॉप कर देना है 5 दिन के लिए। 5 दिन के बाद से फिर आपको मैं डाइट प्लान भेजूंगा, उसके अकॉर्डिंग फिर से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो चल जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा 5-7 दिन का एक्सरसाइज को भी थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि अच्छा। बॉडी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बॉडी वहीं सेट कर देती है जितना कैलोरी हम ले रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म आप देखेंगे जब भी आप फैट लॉस में आते हैं आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो होने लग जाता है। तो अब मेटाबॉलिज्म को चकमा देना है, हमने हमने ये शो करना है बॉडी को कि मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेटाबॉलिज्म बॉडी ये सोच रही कहीं ये बीमार है शायद, कि ये अच्छा। कैलोरी नहीं ले रही, खाना नहीं खा पा रही, तो कहीं बीमारी की तरफ जा रही है। तो इसलिए इसका मेटाबॉलिज्म जो एनर्जी चाहिए बॉडी को उसको घटा के कम कर दिया जाए। तो बॉडी ने वो धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म डाउन कर दिया है। अब हमने मेटाबॉल बॉडी को यही दिखाना है कि मैं ठीक ठाक हूँ, बीमार नहीं हूँ, सही खाना ले रही हूँ, ताकि मेटाबॉलिज्म और फिर से हम फैट लॉस की तरफ चले जाए। तो ये इसके पीछे का साइंस होता है। आपने जी बोलिए। तो सर मैं बोल रही थी कि एक्सरसाइज मुझे जो डेली करते हैं वो कंटिन्यू करेंगे ही ना, उसके एक्स्ट्रा नहीं करना है कुछ भी और? आप सुबह जो एक्सरसाइज करते हैं उसको भी थोड़ा सा स्लो कीजिए, कम कीजिए। थोड़ा सा अच्छा। बॉडी को ये लगना चाहिए कि ये तो रेस्ट पोजीशन में आ गई। ठीक है सर, ठीक। अगर आपका 1-2 किलो वजन बढ़ जाता है कोई चिंता का विषय नहीं है, बढ़ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि 2 किलो वजन बढ़ जाए तो और भी अच्छा है। ठीक है सर, एक बार बढ़ जाता है तो फिर नीचे लाने में बड़ी हालत नहीं वो आ खराब। जाता है, मेटाबॉलिज्म तभी बूस्ट होगा जब बॉडी थोड़ा सा वेट गेन करेगी। ओके सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू वंदना जी। अब सतवीर के पास चलते हैं। देखिए बहुत बढ़िया डेडिकेशन के साथ चल रहे हैं, 117 किलो के आए थे, आज ये अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। कैसा महसूस करते हैं, क्या इनकी बॉडी में प्रोग्रेस है? जी सतवीर। ग्रुप के सभी सदस्यों को नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सतवीर, नमस्कार। जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं मेरे बड़े छोटे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं थोड़ा अपना परिचय देता हूं सर। मेरा नाम सत्यवीर सिंह है। मेरा मेरी पोस्टिंग सराय थाने में है। और जब मैंने ये ज्वाइन की थी सर, मई 2023 में, आपके आपके साथ ही ज्वाइन करी थी सर। तब मेरा वजन था सर 117 के किलो। ऐसा नहीं लगता था, कोई भी तरीका नहीं था कि मैं अपना वजन घटा पाऊंगा सर। मैंने काफी कोशिश की थी, लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ा सर, तब मैंने अब अपना 2 महीने के अंदर 14 किलो वजन कम किया था। 117 से मैं आ गया था सर 103 kg पे। फिर मैंने सर ये किसी वजह से छोड़ दिया। फिर मेरा वजन होगा सर 110 किलो। अब मैं दोबारा 102 किलो पे आ गया सर 1 महीने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ वजह रही थी इनकी, बीच में कंटिन्यू ही नहीं कर पाए। जब तक आप आइडियल वेट के ऊपर आके लॉकिंग नहीं कराओगे तो ये समस्या आती है। अब ये किस वजह से क्या रहा, ये उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने फैट लॉस की जर्नी स्टार्ट ही की थी, 14 किलो का बहुत बढ़िया रिजल्ट भी ले लिया था, लेकिन जी सर। उसको सस्टेन नहीं कर पाए। इसके पीछे की वजह रही कि ये कम्युनिटी से नहीं जुड़े, इन्होंने सीखा नहीं कि इसको मेंटेन कैसे करना है।
अब इन्होंने सर से स्टार्ट किया है, बहुत बढ़िया डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, अब सीख रहे हैं, अब ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए सतवीर, मैं एक ओपनली कहना चाहूंगा, ये पिछली बार आपने एजुकेशन नहीं ली, जी उस सर, राइट। आप कभी एजुकेशन क्लास में आए ही नहीं। नहीं आया था सर, सबसे बड़ी गलती थी मेरी। मैं जी कोई भी क्लास सर मैंने ज्वाइन नहीं की थी पिछली बार, कोई भी क्लास। हाँ, तो यही देखिए मैसेज है कि आप जब तक सीखोगे नहीं, आप चीज को सीखोगे नहीं, कैलोरी मैनेजमेंट को सीखोगे नहीं, इसके पीछे के कारण को सीखोगे नहीं, तब तक आप इसको कंटिन्यू या आप परमानेंट नहीं कर सकते। आप पहले जैसी लाइफस्टाइल पे, पहले जैसे खाने पीने पे, पहली जैसी आदतों पे चले जाओगे तो फिर पहले जैसा ही रिजल्ट आएगा। अब तो सर इतने मजे आ रहे हैं, मैं क्या कहूँ, इतनी बॉडी काम करती है। बहुत थैंक यू सर सभी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए 117 किलो से 102 किलो की जर्नी इनकी अब तक हो चुकी है, तो 15 किलो फैट लॉस ये कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया इनका रिजल्ट आने वाला है। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आपने एजुकेशन जरूर लेनी है, चाहे एक्सरसाइज बीच में एक आध बार ड्यूटी की वजह से आप मिस कर जाएं, लेकिन एजुकेशन मिस नहीं करनी। जी सर, बिल्कुल बढ़िया पहले सर, नहीं बहुत। सुन सकते तो बाद में सुन ले, लेकिन सुनना जरूर है ध्यान से। आप एजुकेशन लेंगे तो ही आप अपने आप को लाइफ टाइम फिट रख पाएंगे। जी सर, एजुकेशन बिल्कुल। एजुकेशन का रोल 100% है, एक्सरसाइज का रोल 20% है, खाने का रोल 80% है, लेकिन एजुकेशन का रोल 100%। वो 100% इसलिए है कि एजुकेशन में ही हम सीखते हैं कि हमने खाने को कैसे खाना है, क्या खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कब कब करनी है। थैंक यू सतबीर। थैंक यू सर सभी को, नमस्कार। साधुराम सर के पास चलेंगे, देखिए उनका भी बहुत बढ़िया जबरदस्त रिजल्ट है, और इस एज में आके रिजल्ट है, सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। देखिए 66 की उम्र में बहुत सारे लोग कह देते हैं जी मैं तो बूढ़ा हो गया, 40 की एज में, 50 की एज में, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं नहीं कर सकता, मैं दौड़ नहीं सकता, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, 66 साल की एज में, और कितना जबरदस्त फैट लॉस किया है। अभी आप साधुराम सर से ही हम डायरेक्ट सुनेंगे। जी सर, नमस्कार सर। सर नमस्कार। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, जिनकी वजह से मैं आपके संपर्क में आया। और जो अपने आप को, मैं देखो कल मैंने एक वीडियो भेजी थी आपके पास, सबके पास कि मैं लगता ही था कि इतना पहले जो था काफी हैवी था, और कल मुझे आसानी से उठा करके पानी में उन्होंने जब साबुन में रख दिया था, तो बड़ी खुशी हुई कि मैं इतना जवान हो गया हूँ दोबारा। इस मतलब कई सालों के बाद सर मैंने ये होली खेल ली है, उससे पहले नहीं खेलता था क्योंकि गिरने का डर रहता था कि गिर गया हड्डी फसली टूट जाएगी। तो कल वहां जब खेल रहे थे तो उन्होंने मुझे उठा कर पटका, बहुत खूब खेले हम। तो बहुत ही मजा आया। सब आप लोगों की देन है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। सर मैं दूसरी ये बात कहना चाहता था कि चलो आज का ये जो हमारी एक्सरसाइज थी बहुत ही बढ़िया थी सर। पसीने आगे थे काफी, सभी लोग कर रहे थे। और आपकी जो आज की जो टीचिंग्स है वो बहुत ही प्यारी, बढ़िया और समझने की है। आदमी ने, हर आदमी को तैयार रहना चाहिए और अपना चेकअप रखना चाहिए, कोई दिक्कत ना आ जाए। क्योंकि मैं भी कभी सोचता था कि भाई तो कभी पतला हो जाएगा, कभी इन लोगों की तरह हो जाएगा जो आप लोगों ने कभी सोचा होगा, जब पहले भी आप इसी तरह थे। तो आप जो है लगते हैं कि 16-17 साल के बच्चे हैं। ये अपना क्या नाम इनका, लोकेश जी हैं, ये लोकेश जी हैं, अमरपाल जी हैं, ये लगते ही नहीं कोई इतनी। और ये अपने दुबे साहब हैं। इन सबको देखकर मेरे अंदर जी आती सर। तो एक बात मैं पूछना चाहता था, चलो आपने बता भी दिया मैडम वंदना जी को, वही मैं पूछना चाहता था कि सर कम से कम 10-15 दिनों से 72 पे ही खड़ा हूं मैं। कल सवेरे मॉर्निंग मैंने किया था, 78 आ गया था, बड़ी 71 आ गया था। तो घर वालों को भी दिखाया था, देखना कल ये ना कह देना मैं इस वजन पे भी आ गया। हम बड़े खुश हुए थे सभी। तो देखो 71.850, यानी बड़ी खुशी हुई थी सबको। लेकिन सवेरे आज फिर कर लिया, पहले 72.33300 वही सेम आ गया सर। अब मैं इसको अपने इसी प्लान पे चलूं या इसको धोखा दूं अपने खाने को, ये आप मुझे बताइए प्लीज। क्योंकि मैं काफी दिनों से 15-20 दिन 72.300, 350 या 72.5 भी आ लिया। तो इसके बारे में मुझे गाइड करें सर। अभी आप थोड़ा सबका सा सर बहुत मैं बहुत धन्यवाद। ये कहना चाहूंगा, अभी एक एक वीक और लगा के देखिए, थोड़ा सा आपने क्या करना है, थोड़ी सी कैलोरी जो आप ले रहे हो उसको थोड़ा सा डाउन करना है। और आप अगर 2 रोटी ले रहे हैं, आपका शेक चल रहा है दोनों टाइम, दोनों टाइम सर। ठीक है,
तो आपने चल रहे जो आप रोटी दिन में ले रहे हैं उसको थोड़ा सा कम करना है, आधी रोटी कम कर देनी है जितनी ले रहे हो। दूसरा जो है कि आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज बढ़ानी है, थोड़ी सी एक्सरसाइज को इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है। या फिर शाम के टाइम भी अगर टाइम मिलता है तो शाम के टाइम भी आप थोड़ा सा घूमना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा ठीक अगर उसके बाद आपका 1-2 किलो या आधा किलो भी सप्ताह में चला जाता है तो इसका मतलब आपका वजन चल रहा है। उसके बाद भी अगर नहीं जाता है तो फिर आपका जो है कि ये समझो कि वो ब्रेक लग गया है, तो फिर उसको जो वंदना जी को मैंने बताया वही तरीका है फिर उसका। ठीक सर। आपने थैंक यू। सलाद फाइबर को थोड़ा सा बढ़ाना है और थोड़ी सी एक्सरसाइज बढ़ानी है। कार्ब्स को थोड़ा सा और कट कर लेना जितना भी आपकी डाइट प्लान में, ज़्यादा भी नहीं जी करना, हल्का सा ही करना है, ज़्यादा नहीं। जी। ठीक है सर, थैंक यू। जी थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, देखिए साधुराम सर का रिजल्ट है, 71 पे आ चुके हैं। और कल आपने वीडियो देखा होगा होली का, कैसे जो यंग जो बच्चे थे उनके साथ अंकल जी पूरा एंजॉय कर रहे थे होली टब में, बाथ टब में। मैं तो देख रहा था कि वाकई जो फिटनेस थी वो दिख भी रही थी। तो ये देखिए कोई उम्र का मोहताज नहीं है कि मैं इस एज में आके नहीं कर सकता। दुबे जी देखो कैसे बिल्कुल जो है कि बटरफ्लाई की तरह उड़ते रहते हैं एक्सरसाइज के दौरान। तो ये सारी चीजें अचीव कर सकता है, हर कोई बंदा कर सकता है, ये नहीं कि कोई नहीं कर सकता, किसी की एज ज्यादा है, किसी को कोई ये है, किसी को वो है। ये तो मन की बात है, अगर आपने मन में ठान लिया तो आप कर जाओगे। आपने देखा होगा बहुत सारे पैरा ओलंपिक होते हैं, बहुत सारे जो दिव्यांग जो पर्सन हमारे होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो कितना बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं किसी गेम में। तो और तो ये एक सोच की बात है, अगर वो भी सोचे कि यार मैं तो, भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, मैं तो दिव्यांग हो गया, मैं क्या कर पाऊंगा, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अभ्यास एक ऐसी चीज है जो कि आदमी अगर लगातार अभ्यास करता रहेगा तो कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप हमारे इंडिया में तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, लोगों ने पहाड़ तक को काट के सुरंग बना दी। तो ये चीजें, ऐसा नहीं है कि कुछ भी संभव नहीं है, अगर हम लगातार प्रयास करेंगे तो हम कुछ भी संभव हासिल कर सकते हैं। तो और कोई अगर कुछ कहना चाहता है तो टाइम हमारा 8:30 हो चुका है। अगर कोई कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई किसी के मन में कोई बात है, कोई सुझाव है, तो आप बता सकते हैं, 2-4 मिनट का टाइम हम ले सकते हैं। तो दुबे जी क्या कहना चाह रहे हैं? दुबे जी का बीच में हाथ हिला था। तो दुबे जी नमस्कार, कैसी होली रही आपकी कल, और कैसी गुड आप? मॉर्निंग एवरीवन सर। जी गुड मॉर्निंग। सर आपको साथ साथ बार प्रणाम जो है, दिनेश सर को, बड़े भाई साधु राम को होली की शुभकामना साथ साथ बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारे टीम के, हमारे परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं जो है। सर मैं होली से बहुत ज्यादा बचता हूं। हम्म। मैं सर होली पे कहीं भी नहीं गया। मैं सर एक चंदन का टीका रखता हूं, कोई आ गया उसको लगा दिया, लगा लिया जो है।